हेलो दोस्तों, मिशन फॉरेस्ट क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर का विकास। पिछली क्लास में हमने देखा था कंप्यूटर क्या है, इसके क्या क्या भाग हैं, इस संबंध में हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो आज उसी क्रम को जारी रखते हैं और जानते हैं कंप्यूटर का विकास कैसे वर्तमान कंप्यूटर अस्तित्व में आया। बस थोड़ा बहुत कुछ जो फैक्ट है उनके संबंध में चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले कंप्यूटर का आकार काफी बड़ा था। ठीक है, वर्तमान में देखो आप छोटे से छोटा कंप्यूटर भी अब विकसित हो चुका है। ठीक है, तो कैसे उस परिस्थिति तक कंप्यूटर पहुंचा है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। देखो कंप्यूटर का विकास, यहां से क्वेश्चन आता है इसका। जब हम पीढ़ियों की चर्चा करेंगे वहां पीढ़ियों से क्वेश्चन आते हैं लगातार कि पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता है, दूसरी ट्रांजिस्टरों का प्रयोग कब किया जाता है, इस तरह। ठीक है, कब चिप का प्रयोग किया गया पहली बार, तो कब मेल या फिर WWW का विकास हो, तो ये सारी चीजें आते रहती हैं। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर का विकास में सबसे पहले प्राचीन काल में गणना का माध्यम क्या होता था। जब कोई चीज गणना करनी है, जोड़नी है, तो उसका माध्यम क्या होता था, एक अबेकस इंजन। ठीक है, अबेकस इंजन, इंजन भी नहीं कहेंगे, केवल एक अबेकस एक उपकरण होता था। ठीक है, किस तरह का उपकरण था, देखो ये, ठीक है, इस तरह से, और इसमें तारें लगी होती थी। ठीक है, और इन तारों में मोती, या फिर मोती मतलब कुछ ऐसे दाने टाइप के, ठीक है, ये पिरोए जाते थे। ये पिरोएंगे, इनको कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते थे। ठीक है, तो इसका आविष्कार कहाँ हुआ था, शुरुआत में चाइना में हुआ था, चीन में इसका आविष्कार हुआ था, ध्यान रखिएगा। इस तरह से पिरोए जाते थे और इनको हम गणना के लिए यूज करते थे। ठीक है, आपने देखा भी होगा बचपन में, जब शायद आप लोगों के समय पर होता हो, है ना, तो बचपन में मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं स्कूल के लिए। स्कूल से प्रोजेक्ट मिलता, मतलब जब 5वीं तक का पढ़ते होंगे तो मिट्टी के खिलौने बनाते थे, तो उसमें इस तरह की चीजें बनाते थे। ठीक है, तो उसमें गणना के लिए, जैसे यदि एक गणना करना तो एक को यहाँ रख दिया, फिर इसको यहाँ रख दिया, इसका मतलब इस तरह से हम इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, तो अबेकस इंजन सबसे प्राचीन गणना का माध्यम था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। ठीक है, ये था प्राचीन गणना का माध्यम। ठीक है, तारों में बिंदु पिरोए जाते थे, इसमें बिंदु पिरोए गए थे। ठीक है, और इसके अलावा इसका आविष्कार कहाँ हुआ, ये हुआ चीन में। ठीक है, चीन में इसका आविष्कार हुआ, और केवल आंकिक गणना हेतु, केवल आंकिक गणना हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था अबेकस इंजन। इसके पश्चात हम जब थोड़ा और विकसित हुआ तो 1645 में एक आता है पास्कल। ठीक है, पास्कल कैलकुलेटर, ध्यान रखिएगा, पास्कल कैलकुलेटर 1645 में। ठीक है, 1645 में आता है पास्कल कैलकुलेटर। इसका जो आविष्कार है किसने किया, ब्लेज पास्कल के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था, 1645 में किया गया था। और ब्लेज पास्कल कहाँ के थे, ये थे फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस के थे। और ये क्या था, कैलकुलेटर टाइप का था, पास्कल कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर टाइप का था। ठीक है, केवल इस तरह से, मतलब आधुनिक कैलकुलेटर भी नहीं था। इस तरह से इसमें कुछ बटन दे दिए और उसके आधार पर ये गणना करता था। ठीक है, केवल कैलकुलेटर के आधार पर था, और यह केवल जोड़ और घटाने में सक्षम था। ठीक है, यह केवल जोड़ घटाव में सक्षम था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पास्कल कैलकुलेटर किसके द्वारा विकसित किया गया था, ब्लेज पास्कल द्वारा। ठीक है, जोड़ घटाव में सक्षम था, और इसमें 0 से 9 तक की संख्याएं प्रदर्शित होती थी। ठीक है, तथा 0 से 9 तक की संख्याएं प्रदर्शित होती थी इसमें। ठीक है, 0 से 9 तक की संख्याएं इसमें प्रदर्शित होती थी, उसके आधार पर केवल जोड़ और घटाने में सक्षम था। ठीक है, 1645 में एक पास्कल कैलकुलेटर जो कि फ्रांस के ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित किया गया। तो ध्यान रखो, देखो अबेकस था पहले इस तरह से,
फिर पास्कल कैलकुलेटर आया इस तरह से, जो केवल जोड़ घटाने में सक्षम था। इसके पश्चात हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते रहे, ठीक है, तकनीकी विकसित होती गई। तो 1820 में एनालिटिकल इंजन, ठीक है, वो विकसित किया गया। एनालिटिकल इंजन, ये भी क्वेश्चन आता है, एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। तो ये देखो धीरे धीरे तकनीकी आगे बढ़ती गई, तो एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा विकसित किया गया था? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इनके द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा कब? 1820 में। तो ये भी गणना करना इत्यादि में काफी महत्वपूर्ण था, ठीक है। ध्यान रखिएगा एनालिटिकल इंजन जो कि चार्ल्स बेबेज द्वारा, और इसी के आधार पर, इसी प्रारूप में, ठीक है, इसी के आधार पर ध्यान रखिएगा जिस कॉन्सेप्ट में विकसित किया गया था, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर पहला प्रोटोटाइप कंप्यूटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा पहला प्रोटोटाइप कंप्यूटर इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर पहला प्रोटोटाइप कंप्यूटर, ठीक है, विकसित किया गया, ठीक है। जो एक कॉन्सेप्ट था एनालिटिकल इंजन का, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर पहला कंप्यूटर विकसित किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए देखो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा था, ठीक है, कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का पिता या फिर जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके द्वारा एनालिटिकल इंजन 1820 में विकसित किया गया था, ठीक है। ये आकार में काफी बड़ा था, आकार इसका काफी बड़ा आकार था, ठीक है, आकार इसका क्या था? बड़ा आकार था, अत्यंत, पूरे कमरे में ये फिट होता था, ठीक है, काफी बड़ा इसका आकार था। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर पहला प्रोटोटाइप कंप्यूटर विकसित किया गया, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन अब नहीं हुआ। देखो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। पहले हमारे पास केवल एक ऐसी गणना का एक ऐसा यंत्र था, उपकरण था, ठीक है, हम जिसमें गणना करते। उसके बाद धीरे धीरे हमारे पास एक कैलकुलेटर आया, ठीक है। कैलकुलेटर के पश्चात देखो हमारे पास एक एनालिटिकल इंजन आया। अब आगे देखेंगे धीरे धीरे कंप्यूटर में। इसके पश्चात का जो आया था वो था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब आया? अब देखो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये देखो कब आया था? ये आया था 1946 में, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, ठीक है। 1942 में एक कंप्यूटर विकसित किया गया। उसके पश्चात 1946 में पुनः एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनाइक, ठीक है, एनाइक, इसको बोलते हैं हम एनाइक, ठीक है, ENIAC, एनाइक क्या था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर किसके द्वारा विकसित किया गया? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, कब? 1946 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात आया देखो यूनिवेक फर्स्ट, ठीक है, यूनिवेक फर्स्ट। धीरे धीरे देखो कंप्यूटर का क्या हुआ? अत्यधिक प्रयोग होने लगा, ठीक है, कंप्यूटर प्रयुक्त तो होने लगा। तो यह पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसको व्यापारिक उपयोग के लिए प्रयोग किया गया था, ठीक है। 1951 में व्यापारिक उपयोग हेतु उपलब्ध प्रथम कंप्यूटर कौन था? ये था यूनिवेक, ठीक है। प्रथम कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर था? यूनिवेक कंप्यूटर, जो कि व्यापारिक उपयोग के लिए 1951 में उपलब्ध पहला कंप्यूटर था, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या थी? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल
ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो आज देखो इस परिस्थिति से निकलकर हम आगे बढ़ते बढ़ते आज सुपर कंप्यूटर, इतना तेजी से काम करने वाला कंप्यूटर हम विकसित कर चुके हैं। ठीक है, तो यूनिवैक कौन सा कंप्यूटर था जो व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध 1951 में पहला कंप्यूटर था। ठीक है, देखो कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियां अभी तक का आई है। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियां, पीढ़ी मतलब कंप्यूटर की पीढ़ी नहीं आई है। ठीक है, हमने कंप्यूटर को किस किस रूप में उपयोग किया है उसके हिसाब से हम कंप्यूटर पीढ़ी का आकलन करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की कोई अपनी पीढ़ी नहीं है। ठीक है, हमारे द्वारा उसको किस किस रूप में प्रयुक्त किया गया, ठीक है, कब और कैसे, पहली बार किस चीज को प्रयुक्त किया गया, उसको हमने अलग अलग 10-10, 15-15 साल के दायरे में बांटते तो क्या हो जाएगा कंप्यूटर की पीढ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो कि 1942 से 1955 तक के समय के। ठीक है, 1942 से 55 इस बीच में हमें पहली पीढ़ी के कंप्यूटर दिखाई पड़ते। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो देखो कौन सा कंप्यूटर इसमें आ रहा है, एनआई कंप्यूटर। ठीक है, एनआई कंप्यूटर इसमें आ रहा है जो कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित किया गया। ठीक है, एनआई कंप्यूटर इसमें आया। और दूसरा देखो इस काल में, इसको उदाहरण में हम बाद में लिखेंगे, इस काल में देखो कंप्यूटर का जो मुख्य था उसमें था निर्वात ट्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था। दूसरा देखो ये एक तार होती थी, ठीक है, जो कंप्यूटर को ऊष्मा प्रदान करती थी, तो इसलिए कंप्यूटर पर ज्यादा कार्य करना मतलब आसान नहीं था, मुश्किल था कि हम ज्यादा देर इसमें कार्य कर सके। ठीक है, तो निर्वात ट्यूब की वजह से तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे बड़ी खासियत क्या थी, निर्वात ट्यूब का प्रयोग होना। उसके पश्चात देखो आकार में काफी बड़े होते थे, आकार में अत्यधिक बड़े। इस जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे आकार में अत्यधिक बड़े और अधिक ऊष्मा, ठीक है, अधिक ऊष्मा उत्पादन करते थे। देखो कंप्यूटर ज्यादा बड़ा होगा तो निर्वात ट्यूब भी ज्यादा बड़ी, ठीक है, और बड़ी होगी तो उतना ज्यादा गर्म रहेगी, उतनी ज्यादा ऊष्मा का इसमें उत्पादन होगा, मतलब बिजली हमारी ज्यादा खर्च हो रही है। ठीक है, काफी मतलब उतना ज्यादा फायदेमंद कंप्यूटर नहीं था, ऐसे समझ लो शॉर्टकट में। ठीक है, तो केवल जो मेन आपने याद रखना ये है निर्वात ट्यूब का प्रयोग। क्वेश्चन बस इतना ही आता है, ठीक है, कि निर्वात ट्यूब, ये तो मैं आपको केवल आपको समझ में आ जाए इसलिए पूरा लिखा रहा हूँ उसको, लेकिन जो पहली पीढ़ी का मुख्य फैक्ट है निर्वात ट्यूब, बस दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तो ऐसे हम आगे को बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसमें देखो मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मशीनी भाषा का प्रयोग होता था। इसके अलावा देखो पंच कार्ड का प्रयोग, ठीक है, पंच कार्ड का प्रयोग ये भी होता था। अब देखो वही है जो इसके उदाहरण है। ठीक है, एक तो ये है यूनिवैक और एक फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखते हैं यूनिवैक और इनाइक, ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं उस काल के। अब देखते हैं अन्य, देखो ये थे 1955 से 64 के मध्य। ठीक है, द्वितीय कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। इस पीढ़ी में क्या हुआ, निर्वात ट्यूब की जगह, जो निर्वात ट्यूब थी काफी समय ये गर्म होने में लेती, ठीक है, और गर्म हो गया तो काफी समय इसको ठंडा होने लगता। निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग, ठीक है, का प्रयोग, ये पहली विशेषता थी इसकी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में, आपने देखा होगा पुराने पेपर यदि किसी ने सॉल्व किए होंगे तो उन पेपरों में लगातार ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा है यूकेपीएससी ने कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तो किस पीढ़ी में किया गया, देखो दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, और इसके अलावा देखो इस काल की एक और विशेषता क्या थी, मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप का उपयोग। ठीक है, मैग्नेटिक टेप, ठीक है, का उपयोग, तो ये भी इस काल में किया गया था, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही एक और विशेषता थी, इस विशेषता को आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, एक और विशेषता इस काल की क्या थी, इस काल में
व्यवसाय और उद्योग जगत में, ठीक है, व्यवसाय यानी कि व्यापार के क्षेत्र में, व्यवसाय और उद्योग जगत, उद्योग जगत में कंप्यूटर का प्रयोग, ठीक है, आरंभ हो गया। कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हो गया व्यवसाय और उद्योग जगत में, जिस कारण, ठीक है, आरंभ हुआ जिस कारण, ध्यान रखिएगा, जिस कारण नई प्रोग्रामिंग भाषाएं, नई प्रोग्रामिंग भाषाएं, कौन सी भाषाएं थी? पहली भाषा थी कोबोल और फोर्टेन, ठीक है, कोबोल, ध्यान रखिएगा, कोबोल जो कि कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है, और फोर्टेन के प्रारंभिक चरण का विकास, प्रारंभिक विकास ऐसे मानो, ठीक है, प्रारंभिक विकास। तो इनका शुरुआती विकास किस काल में हुआ है? देखो दूसरी पीढ़ी में ही हुआ है, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि देखो ये कैसी भाषा है? व्यावसायिक, ठीक है। तो हमारे द्वारा मतलब इस काल में कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किस किस उद्देश्य के लिए किया गया? देखो व्यवसाय और उद्योग जगत में, ठीक है। व्यवसाय, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ पड़ती है कंप्यूटर की? सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ पड़ी होगी शुरू से? देखो कंपनी में ही, जाहिर सी बात है कंपनियों में ही उसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। वर्तमान में तो हालांकि सारी चीजें कंप्यूटर से जुड़ चुकी हैं, ठीक है। एक छोटी सी छोटी आप शॉप में भी चले जाते हैं ना, वहां पर का बिल भी आपका कंप्यूटर से ही जनरेट हो रहा है। लेकिन इस काल में कंप्यूटर की जो सर्वाधिक जरूरत है कहां पर पड़ेगी? कंपनी में, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा माल उत्पादन हो रहा है, उसको मेंटेन रखना, रजिस्टरों में कर पाना ये काफी थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आधा स्टाफ तो उसी को मेंटेन करने के लिए चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि कंप्यूटर हो तो ये चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। फिर उसको मेंटेन करना, क्योंकि उसमें मेंटेन रहेगा, जो गया उसको निकाल दो, जो आया उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो जैसे वर्तमान में ऑफिसों में होता है, कई सारे इतने बड़े बड़े रजिस्टर हैं, ठीक है, उनको हाथ से भरने के लिए पूरा स्टाफ चाहिए। लेकिन कंप्यूटर में यदि रखना है तो एक व्यक्ति भी उसको कर सकता है। तो कंप्यूटर हमारे कार्य को आसान तो बना ही रहा है, लेकिन इसका प्रयोग जो है सबसे पहले कहां पर हुआ? व्यवसाय और उद्योग जगत में, ठीक है। धीरे धीरे हालांकि वर्तमान में सभी जगह इसका प्रयोग हो रहा है। अब आते हैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, जिसका काल था 1965, 1965 टू 1974, ठीक है। देखो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने एक बार पढ़ लिया, 5-6 इसमें जैसे इनपुट आउटपुट है, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है, और कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, ठीक है, और इसके अलावा कंप्यूटर के प्रकार हैं। तो एक बार यदि आपने पढ़ लिया, उसके बाद कंप्यूटर में मुझे नहीं लगता आपको केवल कुछ और अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता होगी। आप लोग केवल उसको रिवाइज करिए, ठीक है, और समझना है, क्वेश्चन को आपने समझना है कि पूछा क्या है, बस। जैसे भी पुलिस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें, इसलिए देखो कुछ बच्चों ने सुझाव दिए थे कि मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा दूं कंप्यूटर के। 1000 क्वेश्चन करा के फायदा नहीं है, 1000 क्वेश्चन के मैं 2000 भी करा दूंगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आपको पहले समझना जरूरी है कि कंप्यूटर है क्या चीज। कुछ भी नहीं है, इतना छोटा सा तो कंप्यूटर होता है, एक टेबल पर हम उसको रख लेते हैं, ठीक है। एक मॉनिटर है, एक सीपीयू है, एक उसमें बैटरी लगा हुआ है नीचे, बाकी देखो एक कीबोर्ड मिल जाएगा, एक माउस। इतनी सारी चीजें तो आपने पढ़नी है, 5 चीजें। उसी के अंदर बाहर की चीजें आपने देखनी है, फुल फॉर्म, वहां से फुल फॉर्म कई सारी मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा उसी का हमने अध्ययन करना है, तो हमें बेहतर है कि हम उसको अच्छे से एक बार पढ़ ही ले, है ना। बार बार यदि वो आ रहा है, यदि एक ही एग्जाम में आए तो आप एक बार हट लोगे 1000 क्वेश्चन, लेकिन यदि बार बार आ रहा है तो समझना जरूरी है। और हर एग्जाम में देखो, आपको समीक्षा अधिकारी, आप एपीएस में बैठो, आप लोअर पीसीएस, प्री किसी भी एग्जाम का प्री मेंस कहीं भी आप बैठो, कंप्यूटर आपको अवश्य पूछा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर काफी महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आपको पूरा क्लास के माध्यम से, हालांकि काफी शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या ज्यादा लंबी क्लासेज और ज्यादा लंबा मैटर में, लेकिन इतना मैटर मैं आपको लिखा रहा हूँ जो आपको परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता क्या थी? यहाँ पर भी देखो ट्रांजिस्टर का प्रयोग हट गया, धीरे धीरे हमारा कंप्यूटर आकार में छोटा होते जा रहा है, ठीक है, और उसकी कार्य क्षमता बढ़ रही है। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की थी उसकी कार्य क्षमता भी बहुत अधिक थी, लेकिन जब ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ तो उसकी कार्य क्षमता और बढ़ गई। अब देखो आईसी चिप आ गई, ठीक है। अब आईसी चिप के माध्यम से और उसकी क्षमता बढ़ गई, ठीक है। ट्रांजिस्टर के स्थान पर
आईसी चिप का प्रयोग, ठीक है, ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी चिप का प्रयोग। ध्यान रखिएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ध्यान रखिएगा इंटीग्रेटेड सर्किट इसकी फुल फॉर्म है। इसका प्रयोग अब कंप्यूटर में किया जाने लगा। इसके अलावा देखो इनका आकार काफी छोटा होने लगा, ठीक है, आकार में कमी आई कंप्यूटर की, और कार्य क्षमता में वृद्धि, ठीक है, कार्य क्षमता में वृद्धि, इसलिए तो हमने इनको पीढ़ी दर पीढ़ी बांटा, ठीक है, कार्य क्षमता में वृद्धि, इसीलिए कंप्यूटर की इस पीढ़ियों को बांटा गया है कि पहली पीढ़ी में ये प्रयुक्त करते थे हम निर्वात ट्यूब, तो काफी समय उसको गर्म होने में लग रहा है। दूसरी पीढ़ी में निर्वात के बदले ट्रांजिस्टर आ गए, तो आकार भी छोटा हो गया और हमारे जो उसमें ऊष्मा भी कम प्रयुक्त होने लगे, ठीक है, बिजली का हम कम उसमें प्रयोग होने लगा और कार्य क्षमता उसकी बढ़ गई और तेज से वो कार्य करने लगा। जल्दी गर्म नहीं होगा तो हम काफी देरी तक उसमें कार्य कर सकते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे देखो तीसरा कंप्यूटर आया तो इसमें आईसी चिप का प्रयोग हो गया, तीसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर के स्थान पर। तो अब आईसी चिप के लगते ही इसकी कार्य क्षमता में क्या और वृद्धि हो गई और आकार काफी छोटा हो गया। जो पहले पूरे कमरे के बराबर था वो धीरे धीरे आधे, मतलब उसके आधे तक सिमट गया, ठीक है, तो काफी छोटा इसमें आकार हो गया। अगला देखो इसी काल में हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ठीक है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना आरंभ हुआ, ठीक है, अलग अलग मिलना आरंभ। अब शॉर्टकट में समझो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसका अलग से अध्याय आएगा, वहां पर आपको पूरा डिटेल से इसको बताऊंगा, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है, जिन्हें हम देख सकते हैं छू सकते हैं, ठीक है, वो क्या है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, जिसे हम न देख सकते न छू सकते, ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष है, कंप्यूटर के अंदर देख सकते हैं। एमएस ऑफिस आपका क्या हार्डवेयर, ठीक है, ऐसे ही क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर है। और अन्य जो जैसे उबंटू है ये अलग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ठीक है। तो सारे क्या है, जैसे आपका जो टाइपिंग होता है, जो टाइपिंग टेस्ट हमारा होता है यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी कराता है, वो भी तो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष, कहीं पर ऐसे रखा हुआ टेबल पर रखा है नहीं, सॉफ्टवेयर कहां पर होगा कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, जिसमें हम कार्य करते हैं। लेकिन हमें दिखता है कि कहीं प्रत्यक्ष टेबल में वो सामने रखा हुआ है, टेबल में सॉफ्टवेयर नहीं होता ना। टेबल में क्या कंप्यूटर आपको दिख जाएगा क्या हार्डवेयर, सीपीयू आपको दिख जाएगा क्या हार्डवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या है जिसको हम देख नहीं सकते, मतलब प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। कार्य तो उसमें करेंगे, कार्य करने में तो हम देखेंगे, सॉफ्टवेयर में हम टाइपिंग करेंगे तो हमें सॉफ्टवेयर तो दिखेगा ही, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, ठीक है। और हार्डवेयर जिनको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, जिन्हें हम छू भी सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग मिलना आरंभ हो गया इस काल में, ध्यान रखिएगा। अगला है और एक से अधिक व्यक्ति, ठीक है, इस काल की एक और विशेषता, एक से अधिक व्यक्ति एक बार में, ठीक है, एक बार में कंप्यूटर का उपयोग कर सकता था। मतलब कंप्यूटर ज्यादा टाइम शेयरिंग हो गया, एक से अधिक व्यक्ति भी एक साथ एक बार में उसी कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग जो हो गया कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा। इस पीढ़ी की मुख्य विशेषता यही है आईसी चिप, इसको तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया गया, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी आकार में कमी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना आरंभ हुआ था, ठीक है। अगला देखो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, मैं कोई उदाहरण नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि उदाहरण पूछने जाएंगे। चौथी पीढ़ी, ठीक है, चौथी पीढ़ी कब से कब तक थी, देखो ये थी 75 से 84 तक का, ठीक है, 1975 से 1984 तक का चौथी पीढ़ी थी। और इस काल में, इस पीढ़ी में देखो VLSI और ULSI, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, इनका प्रयोग अब कंप्यूटर में किया जाने लगा, ठीक है, इनका प्रयोग शुरू हुआ, इन दोनों का प्रयोग शुरू हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनके माध्यम से, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के माध्यम से देखो, एक तो उच्च भंडारण और तीव्र क्षमता, उच्च भंडारण की ध्यान रखिएगा क्षमता विकसित, ठीक है, उच्च भंडारण की क्षमता विकसित हुई और साथ ही इनके प्रयोग से और
क्या हुआ, एक चिप, एक सामान्य चिप में भी, ठीक है, एक ही चिप में, जो छोटी सी चिप होती है आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो उस चिप में अधिक से अधिक कई तरह का डेटा हम संग्रहित कर सकते थे। एक चिप में कई चीजों को, ठीक है, कई चीजों को संग्रहित किया जा सकता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई चीजों को संग्रहित किया जा सकता था। ठीक है, एक चिप में कई चीजों को संग्रहित किया जा सकता था। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किस काल में हुआ है, चौथी पीढ़ी में, ठीक है। और इससे एक तो उच्च भंडारण की क्षमता विकसित हुई और दूसरा एक चिप में कई चीजों को संग्रहित किया जा सकता है। इसके अलावा देखो इसी काल में माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण, कल हमने पढ़ा था प्रोसेसर क्या था, पिछली क्लास में हम देखा था प्रोसेसर हम किसे कह रहे थे, सीपीयू को, कंप्यूटर के दिमाग को हम प्रोसेस यूनिट वही तो है ना, वहीं से प्रोसेस हो रहा है। तो उसी सीपीयू में छोटे माइक्रो, और उसका आकार काफी छोटा हो गया, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर मतलब कार्य उससे भी ज्यादा करेगा, जो पहले का सीपीयू था उसके अपेक्षा इसकी कार्य क्षमता ज्यादा बढ़ गई, लेकिन आकार में इससे क्या हुई, काफी कमी। तो माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण इस पीढ़ी की एक प्रमुख विशेषता है, चौथी पीढ़ी की, ठीक है। देखो हर पीढ़ी में, पहली पीढ़ी निर्वात ट्यूब, दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी आईसी चिप, और अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलना शुरू हुआ। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण, ये काफी महत्वपूर्ण, ठीक है। इससे क्या हुई, कंप्यूटर के आकार में वृद्धि हुई, सॉरी आकार में कमी तथा क्षमता में वृद्धि हुई, कार्य क्षमता इसकी बढ़ गई, अब क्षमता में वृद्धि, काफी तेजी से कंप्यूटर कार्य करने लगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही इसी काल में, पीढ़ी में ही, इसी काल में मतलब मिनी कंप्यूटर का विकास, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिनी कंप्यूटर का विकास भी इसी काल में शुरू हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात भी। अगला देखो, इस काल में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें देखो महत्वपूर्ण था MS DOS, ठीक है, MS DOS, इसका विकास हुआ। इसके अलावा देखो MS विंडोज, का विकास हुआ, ठीक है। इसके अलावा देखो एप्पल का मैक OS, इसका विकास हुआ, ये तीन ऑपरेटिंग सिस्टमों का विकास हुआ। और साथ ही कंप्यूटर की सी भाषा, का विकास, ठीक है। तो इसका भी विकास कब हुआ, देखो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि किस काल में, किस कंप्यूटर की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण या प्रयोग आरंभ हुआ, किस पीढ़ी में हुआ, चौथी पीढ़ी में। ये नहीं पूछेगा तो पूछेगा मिनी कंप्यूटर का विकास किस कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ था, चौथी पीढ़ी में, ठीक है। या फिर क्वेश्चन करेगा MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस पीढ़ी में हुआ था, चौथी पीढ़ी में, ठीक है। या फिर पूछ लेगा कंप्यूटर की सी भाषा पहली बार किस पीढ़ी में विकसित की गई थी, ये चौथी पीढ़ी में, ठीक है। अगला देखो पांचवी पीढ़ी, ठीक है, पांचवी पीढ़ी वर्तमान में जो चली रही है, ठीक है, अभी वर्तमान में पांचवी पीढ़ी चल ही रही है, पहले से जो चली आ रही है, ठीक है। देखो इस काल में जो VLSI चौथी पीढ़ी में अत्यधिक मात्रा में, लेकिन ULSI कम, लेकिन इस काल में जो ULSI था वो अधिकांश, ठीक है, ULSI बिल्कुल लगातार प्रयोग होने लगा, ठीक है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इस काल में प्रयुक्त होने लगा। देखो इसके अलावा संरक्षण हेतु, डेटा संरक्षण हेतु CD का विकास, डेटा संरक्षण हेतु CD का विकास, ठीक है। तो CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका विकास हुआ। अगला देखो इसके अलावा इंटरनेट, ईमेल, ठीक है, इंटरनेट, ईमेल और www का विकास हुआ, ठीक है। लास्ट में आपको मैं लिखाऊंगा इनकी स्थापना किस किस ने करी थी, ठीक है, ये भी मैं आपको सारी चीजें लिखा दूंगा, का विकास हुआ। और
बहुत छोटे, आकार में बहुत छोटे तथा तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटरों का विकास। ठीक है, ये भी इसी काल की विशेषता है, बहुत छोटे। अब देखो माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण से तो वैसे ही काफी सारे छोटे कंप्यूटर, अब उसके पश्चात एक से अधिक कई सारे माइक्रो प्रोसेसर के साथ और छोटे छोटे कंप्यूटर का विकास आरंभ हो गया। आज की डेट में तो इतने छोटे से भी सीपीयू आया। ठीक है, एक ही सिस्टम के अंदर ही आपको सारी चीजें, केवल एक मॉनिटर की स्क्रीन आपको दिखाई देगी, इसी के अंदर आपकी चिप भी लगी हुई है, इसी के अंदर आपका सारी चीजें होती है। ठीक है, तो आज की डेट में इस तरह के कंप्यूटर भी विकसित हो चुके हैं। और जो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यह सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुपर कंप्यूटर जो कि काफी तेजी से कार्य करता है, काफी आकार में काफी छोटा है और इसमें कई सारे माइक्रो प्रोसेसर का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कई सारे इसमें प्रयोग किए गए, तभी तो ये काफी तेज गति से कार्य करते हैं। तो हाल ही में एक आपने देखा होगा सुपर कंप्यूटर एक गंगा, ठीक है, सुपर कंप्यूटर था गंगा, किसके द्वारा विकसित किया गया? हाल ही में रुड़की के द्वारा। पूछा जा सकता है, ठीक है, कामरूप था, कामरूप किसके द्वारा किया गया है? ये किया था, कामरूप था असम में। ठीक है, कामरूप आईआईटी असम, आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, और एक सुपर कंप्यूटर था गंगा। ठीक है, गंगा किसके द्वारा? आईआईटी रुड़की के द्वारा। ठीक है, तो ये पूछे जा सकते हैं दोनों, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो देखो ये अलग अलग पीढ़ी में कंप्यूटर, तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि ईमेल का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ है? तो कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ईमेल का विकास हुआ है? 5वीं पीढ़ी में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा सीडी का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ? 5वीं पीढ़ी में हुआ है। सीडी का कार्य क्या है? डेटा संग्रहण करना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। हालांकि आज तो ये भी प्रयुक्त नहीं होती है, इसके अलावा इसके बदले क्या आगे? पीडी, पेन ड्राइव। ठीक है, इसके अलावा देखो बहुत छोटे और तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर और ज्यादा विकसित हुआ तो काफी छोटे आकार माइक्रो प्रोसेसर का हो गया। ठीक है, तो मेन तो प्रोसेसिंग यूनिट ही है कंप्यूटर का, जो प्रोसेस करना उसका है। ठीक है, बाकी तो देखो डेटा संग्रहण के लिए उसमें अंदर चिप वगैरह जो मेमोरी, ठीक है, वो अलग से लगी होती है, लेकिन मेन कार्य क्या है कंप्यूटर का? डेटा प्रोसेस करना। ठीक है, और उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट का जितना छोटी प्रोसेसिंग यूनिट होगी उतना तेजी से कंप्यूटर हमारा कार्य करेगा और उतना छोटा उसका आकार रहेगा। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर का विकास ये सब कब हुई है? 4थी पीढ़ी में। ठीक है, तो इस तरह से आपने कंप्यूटर की पीढ़ियां याद रखनी है। अब हम कल देखेंगे अगली क्लास में कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, एनालॉग कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, इसके अलावा देखो हाइब्रिड कंप्यूटर, बाकी फिर आगे कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी चीजें हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिए और क्लास अच्छी लगे दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।